नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम यूपी टेट और एस टेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं, जो कि यूपी टेट और एस टेट में लगभग 15 नंबर का ये आता है। और उसमें हमने फिजिक्स की क्लास आपको जो दी थी, कल की क्लास में हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो स्थितियां थी उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम उत्तल दर्पण के विषय में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितनी बनती है। और कल की क्लास में हमने आपको बताया भी था कि जो उत्तल दर्पण है उससे हमारी प्रतिबिंब की केवल दो ही स्थिति प्राप्त होती हैं। आज हम उसी के विषय में पढ़ेंगे। और देखिए, जैसा कि हमने बायोलॉजी और साइकोलॉजी और मैथ की और फिजिक्स की जो क्लास ये हमारी चल रही हैं, हम आपको बिल्कुल जो सिलेक्ट मैटर है वही देने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा ही सिलेक्ट मैटर हमारी जो ऑफलाइन की क्लास हम चलाते हैं उन्हीं में दिया जाता है, और इससे बेहतर हम करने का प्रयास करते हैं। तो आप जो भी भाई बहन हमारी क्लास को देखें, वो अगर ऑफलाइन तैयारी करने के इच्छुक हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, उत्तल दर्पण से जो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति है वो केवल दो ही प्रकार से प्राप्त होती हैं। इसमें हमारा पहला प्रकार है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। ये प्रतिबिंब आभासी होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा और सीधा होगा। आइए इसका जो है हम देखिए डायग्राम बनाकर भी दिखाते हैं। हमने माना कि ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, ये इसकी कोई मुख्य अक्ष है। ये हमारा उत्तल दर्पण है। और देखिए, कोई वस्तु यहाँ अनंत पर रखी है, ये कोई वस्तु है, ये भी ये अनंत पर रखी हुई है। अब देखिए, इसके एक निचले सिरे से कोई किरण जाएगी, इससे टकराकर वापस हो जाती है। इसी प्रकार से इसके एक ऊपरी सिरे से किरण जाएगी और दर्पण से टकराकर ये इधर चली जाएगी। लेकिन ये इसका ध्रुव है और हमने माना कि ये फोकस है। अब देखिए, ये जो किरण यहाँ जाएगी, अगर हम इसे इस तरह से बढ़ाएं तो यह यहाँ आकर मिल जाती है। ये दोनों आकर यहाँ कहीं ये काटेंगी, और जहां ये एक दूसरे को काटती हैं यहाँ होता है फोकस, और यहीं पर जो है ये प्रतिबिंब बनाती हैं। ये प्रतिबिंब बनाएंगी, और ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। देखिए, आभासी इसलिए है क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, फोकस पर बना है। और आभासी इसलिए भी है क्योंकि हमने ये कल्पना मात्र की है कि यदि हम इन दोनों किरणों को पीछे मिलाएं तो ये कहीं फोकस पर जाकर मिल जाएंगी। तो लिखते हैं इसके विषय में। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब तो वस्तु का प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे फोकस F पर बनता है। फोकस F पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा सीधा तथा आभासी होता है। देखिए, उत्तल दर्पण में जो पहली प्रतिबिंब की स्थिति है हमारी, वो यह है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, उसके लिए देखिए हमने ये डायग्राम भी बनाया है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक उत्तल दर्पण है और इसकी मुख्य अक्ष पर कहीं अनंत पर एक वस्तु ए भी रखी हुई है। इस बिंदु वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी वो दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। अब देखिए, ये दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती हैं, यदि हम उन किरणों को आगे बढ़ाएं तो ये फोकस पर आकर मिल जाती हैं। इससे हम बता सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। अब देखिए, वस्तु बहुत बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि यह जो प्रतिबिंब है वस्तु से बहुत छोटा, सीधा तथा आभासी होगा, क्योंकि यह जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के पीछे बना है। ये हमारी पहली स्थिति है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिए, दूसरी जो स्थिति है हमारी, दूसरा पॉइंट ये है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं रखी है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच रखी होगी तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है और ये दर्पण के पीछे होगा और आभासी होगा और ये जो है सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। आइए इसका भी डायग्राम बनाते हैं। देखिए, हमने माना कि हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है। ये इसकी मुख्य अक्ष है और यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखी है। देखिए, ये दर्पण का ध्रुव है P और ये अनंत है। अब इसके बीच हमने मान लिया कि ये जो वस्तु है वो कहीं पर रखी हुई है। अब देखिए, एक प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी और ये यहाँ टकराने के बाद इस तरह से लौट जाती है और जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो यहाँ से चलेगी और ये टकराएगी और जिस रास्ते से आई थी ये उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, यानी कि टकराने के पश्चात पुनः वापस हो जाती है। अब देखिए, यदि हम इसे मिलाएंगे तो ये फोकस पर आकर मिलती है, फोकस पर आकर मिलेगी और ये वाली जो हमारी प्रकाश, ये जो हमारी किरण है, यदि हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये वक्रता केंद्र C पर जाकर मिलती है
और ये जहां एक दूसरे को काटेंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। हमने माना वस्तु क्या है, ए बी है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो ए डैश बी डैश हमारा यहाँ बन जाएगा। अब देखिए इसी चित्र के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। नोट करेंगे इसे भी। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा सीधा तथा आभासी होता है या आभासी होगा। देखिए जो उत्तल दर्पण की हमारी दूसरी स्थिति है वो ये है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं रखी हो, तो हमने उसके लिए डायग्राम बनाया था। ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष पर अनंत और ध्रुव के बीच एक बिंदु वस्तु ए भी कहीं रखी है। अब देखिए इसके ऊपरी सिरे से एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, दूसरी किरण भी दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है। अब देखिए जब हम इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो ये वाली जो हमारी प्रकाश की किरण है ये फोकस पर जाकर मिलती है और जो दूसरी वाली है वो वक्रता केंद्र सी पर जाकर मिलेगी। और जहां ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वही वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश हमारा बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ये लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी होगा। आभासी इसलिए होगा क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये हमारी दो स्थितियां उत्तल दर्पण से प्राप्त होती हैं। तो जो दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब थे हमने आपको करा दिए हैं और यदि इनसे क्वेश्चन बनता है तो कहीं भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो होगी दर्पणों के उपयोग, यानी कि इन दर्पणों को हम उपयोग में कहाँ कहाँ लाते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है
देखिए दर्पणों के उपयोग, अब यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि जो हमारे दर्पण हैं उनके उपयोग क्या क्या हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो देखिए जो समतल दर्पण है उससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित आते हैं। वैसे हम आपको बता देंगे कि जो समतल दर्पण है उसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो आप पहला हेडिंग यही डालेंगे, समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, देखिए जो समतल दर्पण का उपयोग है, हम इस समतल दर्पण को यानी फैशन मतलब अपना चेहरा वगैरह देखने में उपयोग करते हैं, फैशन करने में। और दूसरा इसका जो उपयोग है वो हम बहुरूपदर्शी में करते हैं, बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी में। देखिए बहुरूपदर्शी का मतलब ये है कि जैसे हमने आपको बताया था जो भूल भुलैया वगैरह होती हैं उसमें हम दर्पणों को यदि समतल समांतर खड़ा कर दे एक दूसरे के तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत दिखाई देती है, ये वही है। और दूसरा जो है हम इसे परिदर्शी के रूप में प्रयोग करते हैं, आर पार देखने वाला, परिदर्शी के रूप में। तो इसके ये जो हमारा समतल दर्पण है इसके तीन उपयोग ही मेन है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। क्वेश्चन जो एग्जाम में हमारा आता है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से आता है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, जो नेक्स्ट हमारा उपयोग है वो होगा अवतल दर्पण से, यानी अवतल दर्पण के उपयोग। ये है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अब देखिए ये जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग क्या क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम अपना सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए और दाढ़ी बनाने के रूप में हम करते हैं। और अवतल दर्पण का जो उपयोग है, जो आंख कान और दांत के डॉक्टर होते हैं वो उनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए लिखते हैं, देखिए जो इसका पहला उपयोग है वो ये है कि अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने तथा दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है डॉक्टर मरीजों के दांतों
तथा नाक कान और गले नाक कान और गले नाक कान और गले नाक कान और गले की जांच के लिए गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइटों टॉर्च मोटर कारों तथा रेल के इंजन में शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। चौथा उपयोग इसका हम लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है। नेक्स्ट उपयोग इसका लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक
दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक अभिदृश्यक लेंस के रूप में किया जाता है। अभिदृश्यक लेंस के रूप में किया जाता है। ये अभिदृश्यक लिखेंगे, लेंस लिख लो या नहीं, ये अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। अब देखिए जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है। केंद्रित करने में किया जाता है। देखिए जो हमारा अवतल दर्पण है उसके उपयोग हमने ये लिख दिए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने तथा दाढ़ी बनाने में किया जाता है। डॉक्टर मरीजों के दांत, नाक, कान और गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइटों, टॉर्च, मोटर कारों तथा रेल के इंजन में शक्तिशाली किरणपुंज प्राप्त करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में, जो टेबल लैंप होती है उसके ऊपर जो शेड लगी होती है उसमें किया जाता है, क्योंकि यह छोटे से स्थान पर बहुत ज्यादा प्रकाश फैला देता है। अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित यानी कि खींचने के लिए, ताकि जो सौर भट्टी है उसमें ज्यादा से ज्यादा सूर्य का प्रकाश जा सके। तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है। ये अवतल दर्पण के उपयोग हमने लिख दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारे हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। अब देखिए जो उत्तल दर्पण का उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो मोटर कार या हमारे वाहन होते हैं उनमें उनमें जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जिससे कि वो पीछे आ रहे जो वाहन है उनका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाता है। तो नोट करेंगे इसे भी। तो जो इसका पहला उपयोग है उत्तल दर्पण का उपयोग
उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कारों तथा ट्रकों आदि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और देखिए इसका दूसरा उपयोग, इसमें यही ज्यादा पूछे जाते हैं। जो इसका दूसरा उपयोग हमारा है उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों तथा बाजारों में स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। देखिए इसके दो ही उपयोग मेन है। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कारों तथा ट्रकों आदि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी कि जो हमारे वाहन होते हैं उनके साइड में जो मिरर लगा होता है बाइक वगैरह के, उसमें जो हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और ये जो है इनका जो दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए पीछे से आ रहे वाहन को स्पष्ट दिखाते हैं, सीधा दिखाते हैं। लेकिन प्रतिबिंब छोटे बनते हैं तो वो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखाते हैं, इसलिए हम उस साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और देखिए दूसरा जो हमारा है वो ये है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों तथा बाजारों में स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। यानी कि जो सड़कों तथा चौराहों पर जो रोड के बराबर में स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं उनमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होते हैं वो प्रकाश को बहुत अधिक क्षेत्र में फैला देते हैं, इसलिए हम स्ट्रीट लाइटों में जो सड़कों तथा बाजारों पर लगे होते हैं उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और देखिए आज की क्लास को हम यही विराम करते हैं। आज हमने आपको उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, दर्पणों के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ाए। आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हमारे द्वारा जो आपके लिए मेहनत की जा रही है वो कैसी है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, बताएंगे तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर प्रयास करेंगे। और देखिए हमारे एमके स्टडी में जो यूपी टेट, एस टेट के लिए और यूपी पुलिस के लिए ऑफलाइन बैच की भी सुविधा है। यदि कोई भी भाई बहन उससे जुड़ना चाहता है या तैयारी करना चाहता है तो आप जो है हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं। और देखिए हमारा एक एमके स्टडी 2023 के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन करें ताकि जो यूपी टेट, एस टेट और यूपी पुलिस से आने वाली कोई भी जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, तो आप उसे ज्वाइन करें। और देखिए हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।